हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारे साथ जो चीजें लगी हैं वो कैसे लगी हैं, इतिहास उनका क्या है। इतिहास में या पीछे भूतकाल में कैसे संघर्षों से गुजरते हुए हम यहां तक पहुंचे और आज हमारी स्थिति क्या है, हमारे साथ साथ सामाजिक स्थिति क्या है। जब तक हम इन चीजों को समझेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि हमें करना क्या है। तो उस सामाजिक स्थिति को समझने की जरूरत है जो कई बार साफ साफ और खुल के दिखती भी है देश में, कई बार दिखती नहीं, अंदर छुपी होती है, लेकिन होती है वो मौजूद हर जगह हर समय। वो ऐसा नहीं है कि मौजूद नहीं। इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं, बहुत संक्षेप में बताऊंगा, मोटा मोटा सा, उसी से आपको समझ में आ जाएगी कहां है। जो ज्ञात इतिहास है मनुष्य का, वहां तक देखते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, सिंधु सभ्यता तक जाते हैं। सिंधु सभ्यता आज से 2500 ईसा पूर्व, मतलब अगर हम आज की बात देखें तो अब से मानिए आप तकरीबन 4800 साल पूर्व, अमूमन मोटा मोटा से कह सकते हैं, आज से 5000 साल पहले की जो सभ्यता, उस सभ्यता में ना तो कोई वर्ण व्यवस्था थी, ना ही कोई जाति व्यवस्था थी। लोग सम्मान से रहते थे, व्यापार करते थे, अपना काम करते थे। लेकिन जिस जाति व्यवस्था को आप देख रहे हो और जिस वर्ण व्यवस्था में इस देश के बहुत से लोग जी रहे हैं, उसके अनुसार काम कर रहे हैं, यह व्यवस्था सिंधु सभ्यता में नहीं। लेकिन 1750 ईसा पूर्व के आसपास, या मोटा मोटा कह सकते हैं कि 1500 ईसा पूर्व, यानी अब से तकरीबन 3700 साल पूर्व सिंधु सभ्यता खत्म हो गई। कारण क्या रहा उस पर नहीं जाते, लेकिन वो सभ्यता खत्म हो गई। हां, इतनी बात जरूर है कि वो सभ्यता कैसी थी, बहुत विकसित सभ्यता थी। आज की तारीख में आप जो शहरों की व्यवस्था देखते हो, वहां पर जो व्यवस्था थी हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो की, ऐसे कई शहर थे बड़े बड़े, उनकी व्यवस्था इतनी बेहतरीन थी कि आज देश में ऐसी व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी नहीं, इतनी बेहतरीन व्यवस्था। पर इतिहास से क्या सीखा लोगों ने, हम सबको मालूम। तो वो सभ्यता खत्म हो गई और उसके बाद में जो युग शुरू हुआ, वैदिक युग। वो वैदिक युग जिसमें ऋग्वेद और ये जाने क्या क्या चीजें बताई जाती हैं कि ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, ये सब चीजें हैं वैदिक व्यवस्था। इसी वैदिक व्यवस्था से इस देश में वर्ण व्यवस्था शुरू हुई। पहले 3 वर्णों का जिक्र था, लेकिन बाद में उन 3 वर्णों से 4 वर्ण बने। पहले 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। उसके बाद में चौथा वर्ण आया शूद्र। ये 4 वर्ण बने और उसके बाद से लगातार हजारों साल ये सभ्यता, ये तरीका चला है। आज आपको वर्ण व्यवस्था कहीं दिखाई देती है? बताइए, किसी को वर्ण व्यवस्था दिखाई देती है? वर्ण व्यवस्था दिखाई देती है? बोलिए ना आप, जोर से, जोर से। यह है वो चीज जिसे हम नहीं जानते। वर्ण व्यवस्था बिल्कुल बरकरार, आज भी, इस समय भी, जिस समय मैं बोल रहा हूं, वर्ण व्यवस्था बरकरार है। और जिन लोगों ने यह वर्ण व्यवस्था बनाई, वो वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही अपना जीवन, अपने समाज का जीवन चला रहे हैं। आपको जातियों में बांट दिया है उन्होंने। इस चीज को समझने की जरूरत है। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं, आपको जब तक मालूम नहीं होगा तब तक बाकी चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए तो ये जो वर्ण व्यवस्था बनी, आप जानते हो 4 वर्ण हैं। तो पहला वर्ण ब्राह्मण, दूसरा वर्ण क्षत्रिय या राजपूत जिन्हें कहते हैं, ये एक देशी भाषा में बोलते हैं ठाकुर,
तीसरा वर्ण वैश्य यानी बनिया समाज, व्यापारी समाज। चौथा वर्ण शूद्र, इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे शूद्र, मोटा मोटा है। लेकिन आपने कहीं देखा है कि ब्राह्मण समाज में कहीं जातियां नजर आती हैं आपको? पूरे देश में इस कोने से लेकर उस कोने तक चले जाइए, ब्राह्मण समाज में कहीं जातियां नहीं होंगी, उनमें केवल गोत्र होंगे। और कुछ शब्द हैं जिनसे पता लग जाती है कि कौन क्या है। जैसे ब्राह्मण समाज में होंगे शर्मा, मिश्रा, पांडे, वशिष्ठ, भारद्वाज, इस तरह से लोग होंगे। तो ये गोत्र हैं उनके, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था है, शादी विवाह करना है, उसके लिए ये व्यवस्था उन्होंने बनाई है अपने हिसाब से। लेकिन उनमें आपको जातियां नहीं मिलेंगी। ठीक इसी तरह से आप आइए, जो क्षत्रिय समाज है जिसे हम राजपूत बोलते हैं, उनमें भी पूरे देश में इस कोने से उस कोने तक आपको जातियां कहीं नहीं मिलेंगी। उनमें भी आपको केवल और केवल गोत्र ही मिलेंगे। तो गोत्र मिलेंगे आपको कहीं सोलंकी, कहीं भदौरिया, कहीं चौहान, कहीं और कुछ मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ये सब गोत्र ही, जातियां उनमें नहीं मिलेंगी। ठीक इसी तरह से आप आ जाइए, जो वैश्य समाज है, इस वैश्य समाज में भी आपको कहीं चले जाइए देश के किसी कोने में, इनमें भी आपको केवल गोत्र ही मिलेंगे, आपस में जातियां नहीं मिलेंगी। जैसे गुप्ता जी हैं, जैसे अग्रवाल साहब हैं, जैसे महेश्वरी जी हैं, जैसे गर्ग साहब हैं, ये सब क्या हैं? ये सब केवल गोत्र हैं। पर अब आप इसके आगे जाइए तो शूद्रों में क्या मिलेगा? शूद्रों में आपको जातियां मिलेंगी। जैसे जाटव है, कहीं चमार है, कहीं धोबी है, कहीं नाई है, कहीं खटीक है, कहीं, मतलब जितने भी देखेंगे आप, शूद्रों में केवल जातियां मिलेंगी, उनमें केवल वर्ण मिलेंगे। तो उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। क्यों? क्योंकि सब कुछ करने वाले वही तो थे। धर्मशास्त्र जिनकी बात करते हैं उसे लिखने वाले वही तो थे। भाई ब्राह्मण ने सबसे बढ़िया अपने लिए काम ले लिया कि पढ़ना है और पढ़ाना है। तो जो कुछ लिखा उन्होंने ही लिखा, जो कुछ बताया उन्होंने ही बताया। और किसको बताया? अपनों को ही बताया, हमें तो कुछ बताया नहीं। क्योंकि शूद्रों के लिए तो था कि अगर शूद्र के कान में वेद का एक शब्द भी पड़ जाए तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा या लाख डाल देना चाहिए ताकि वो सुने नहीं। उसमें क्या लिखा है, अच्छा है बुरा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, पर जो भी है उसमें, उसे हम सुनना पाए, उसे हम जानना पाए, इसके लिए उन्होंने व्यवस्था कर दी कि ये अगर सुनते हैं तो कान में डाल दो, अगर बोलते हैं तो इनकी जीभ काट दो। ये किसकी जीभ काटी जाती थी? हमारी, शूद्रों की, किसी और की नहीं। हमारी जीभ काटी जाती थी, हमारे कान में पिघला हुआ शीशा डाला जाता था, लाख डाला जाता था। तो इस तरह से इस देश में आज भी लगातार दो व्यवस्था, जो यहां की जो हर समस्या है उस समस्या की जड़ यही दो व्यवस्था हैं, कोई और जड़ नहीं है। यही व्यवस्था है। आपस में एक दूसरे से नफरत या आपस में एक दूसरे से प्यार, सहयोग, जो भी कुछ है उसका आधार ही यह है, बिना इसके कुछ नहीं है। तो वो जो काम करते हैं अपनी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से करते हैं। जो किसको मानते हैं वो एक अलग बात है कि ब्राह्मण मानते हैं, परशुराम जी को मानते हैं, फरसा लेके चलते हैं, वो उनका मानना है। क्षत्रिय हैं तो उनके लिए कई हैं, वो उनको मानते हैं। राम को मानते हैं, अब तो राम को क्षत्रिय से कहीं ज्यादा ब्राह्मण मानते हैं, जबकि राम क्षत्रिय थे यहां की व्यवस्था के हिसाब से। तो वो जो करते हैं उनका वर्चस्व बना रहे उसके हिसाब से करते हैं। और इसीलिए उन्होंने पहले वर्ण व्यवस्था बनाई, फिर उस वर्ण व्यवस्था में जो यहां के
जिन्हें बहुत से हमारे साथी मूल्यवासी कहते हैं, यानी जितने भी लोग इन तीनों के अलावा थे बाकी सबको जातियों में बांटा। आप जानते हैं कि बांटा क्यों जाता है? बांटा इसलिए जाता है ताकि आपकी ताकत कमजोर हो जाए, कोई और कारण नहीं है। इतना बड़ा समाज अगर वो सिर्फ खड़ा हो जाए, सिर्फ खड़ा, मैं किसी और बात ये नहीं कर रहा कि वो लठ बजाया, गाली दे, अब कुछ बात में एक शब्द मुंह से ना बोले और सिर्फ खड़ा हो जाए, तो सामने कोई भी हो वो नजर भी नहीं आएगा, दुम दागा के भाग जाएगा। ये ताकत है इकट्ठे होने की और संख्या बल की। तो इस संख्या को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे तोड़ा जाए, उसके लिए जातियां बना दी। और आज की तारीख में पूरा ये समाज, इसे शूद्र समाज कहो या इसे SC ST OBC समाज कहो, इसको 6,743 जातियों में बांट दिया, इतने टुकड़े इसके कर दिए। और हम क्योंकि हमें जानकारी नहीं है, हम क्योंकि हमें किसी तरह का ज्ञान नहीं है, तो जो व्यवस्था उन्होंने बनाई हम उसी व्यवस्था को अपनाकर उसी में जी रहे हैं, उससे अलग नहीं जी रहे। हम उसी में जी रहे हैं। जो उनकी व्यवस्था, वो व्यवस्था हमारी नहीं है, वो व्यवस्था हमने नहीं बनाई, वो व्यवस्था उन्होंने बनाई, लेकिन हमने उसको ऐसा मन से स्वीकार कर लिया कि उसके अलावा हम कुछ भी सुनने को समझने को तैयार नहीं है। जाटव है तो जाटव महासंघ बना लिए। बाबा साहब ने कहा था कभी जाटव महासंघ बनाओ या जाटव महासभा बनाओ या कुछ कहा था उन्होंने? मान्यवर साहब काशीराम जी कह के गए थे क्या? तथागत ने कहा था क्या कभी? हम इन्हीं को तो मानते हैं। या आपसे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी ने कहा था? नहीं कहा ना, पर हम मानते हैं। तो जाटव संघ बना लिया, अब इसमें कोई नहीं आ सकता। यहां तक कि इसमें भी बड़ी मजेदार बात है कि जाटव, चमार, चम्मड़, मतलब अलग अलग कितने ही तरह के हैं, और हर समाज अपने आप को समझता है कि तू बड़ा है, बाकी सब नीचे है। हमारी दुर्गति का कारण है ये। हम सब एक हैं। हम सबको एक रखने के लिए ही हमारे महापुरुषों ने अपनी तमाम जिंदगी लगा दी। उनकी तमाम शिक्षा यही है कि हम सब इन बेकार की चीजों में बटे हुए हैं, इनको सबको तोड़ के इकट्ठे हो जाएं। आज यहां पर अलग अलग जिलों से, अलग अलग गांवों से, अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग सामाजिक संगठनों से लोग आए हैं। सब लोग साथ बैठे हैं, सब लोग साथ सुन रहे हैं। मेरी पार्टी, मेरा संगठन क्या है, मैं कहां से आऊं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप किस पार्टी, किस संगठन से कहां से आए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है आप भी इंसान हैं और मैं भी इंसान हूं, और इस देश की सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से आप भी शूद्र हैं और मैं भी शूद्र हूं, और बहुजन समाज का हिस्सा हूं और कुछ नहीं। बस यही पहचान है मेरी और आपकी। हमें इसी को समझना है। मुझे बहुत दुख होता है, आप में से भी कुछ साथियों को अच्छा नहीं लगता होगा, जब कोई लिखता है द ग्रेट चमार, या कोई लिखता है जाटव, या कोई लिखता है वाल्मीकि। ये सारी चीजें जो लिखते और दिखाते और बोलते हैं, इससे क्या हासिल होता है? इससे हम सीधे सीधे बता रहे हैं कि हम बटे हुए हैं। और कैसे बटे हुए हैं? जो हमारे सही मायने में हमारी बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं, उन्होंने जैसे हमें बांटा, उनकी बात को मानते हुए हम बटे हुए। और ये हम दिखा रहे हैं आपको कि हम बटे हुए, चिंता मत करो, तुम राज करो। यही तो है इसका मतलब। अगर हम इन दीवारों को नहीं तोड़ेंगे, कोई वाल्मीकि है, जाटव है, धोबी है, नाई है, रहने दो, पर समाज का तो हमेशा एक ही है ना। हम सारे के सारे शूद्र ही है ना। हम एक पल को मान लेते हैं कि हम शूद्र हैं, कि मानने के लिए कि हम कौन कौन है।
जैसे मैंने बताया SC ST OBC सारे के सारे उसमें शामिल हैं। माइनॉरिटी में भी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो धन के नाम पे अपने को मानते हैं, लेकिन उनमें भी जो जातियां हैं तो किस में से गए? कौन थे वो लोग? कौन है? कसाई कौन है? बुनकर कौन है? बढ़ाई कौन है? लोहार कौन है? सब लोग वो इसी समाज में से तो बने, परिवर्तित हुए, लेकिन वहां जाकर भी जातियों ने उनका पीछा छोड़ा नहीं। जातियां चूंकि त्यों उनकी बरकरार हैं और उसी हिसाब से उनके साथ भेदभाव वहां भी ज्यों का त्यों बरकरार है। ये जो सारी चीजें हैं, हमें इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है। नहीं समझेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि देश में कहीं भी चले जाइए भारत में, और अब तो ये जो लोग यहां से वहां गए हैं विदेशों में, वहां भी इसी व्यवस्था को ले गए हैं। आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा, अगर रवीश जी का देखा हो तो वहां का अमेरिका से दिखा रहे थे कि अमेरिका में क्या क्या है, मोदी के अलावा भी क्या क्या है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं संदर्भ बता रहा हूं कि क्या। तो उसमें बताया कि वहां भी कैसा बंटवारा है, वहां भी किस तरह की संस्थाएं बना ली हैं। किसने बनाई? यहां से जो लोग गए, और एक ने बनाई तो दूसरे ने अपने बचाव के लिए, ये यूं कहो कि अपने आप को मजबूत रखने के लिए, ये यूं कहो कि अपने अधिकारों को बनाए रखने के लिए मजबूरी में उसे बनानी पड़ी, तो लोगों ने बनाई वहां पे। चाहे दक्षिण भारतीयों के नाम पे बनाई हो, चाहे बहुजन समाज के नाम पे बनाई हो, चाहे बाबा साहब के नाम पे बनाई हो, ब्राह्मण समाज के नाम पे, RSS के नाम पे, वो तो बना ही रखी है उन्होंने, लेकिन यहीं के लोग वहां लेकर गए। तो हम उसी व्यवस्था में लगातार जी रहे हैं। पर इसे तोड़ेगा कौन? इससे दिक्कत किसको है? इस वर्ण व्यवस्था से दिक्कत किसको है? ब्राह्मण को नहीं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। क्षत्रिय को, उसे कोई दिक्कत नहीं है। वैश्य को कोई दिक्कत उसे नहीं, दूर दूर तक। बाकी किसको है दिक्कत? इस जाति व्यवस्था के बने रहने से दिक्कत किसको है? अन्याय किसके साथ में हो रहा है? अधिकारों को, किसके अधिकारों को छीना जा रहा है? किसके सम्मान को गिराया जा रहा है? किसकी नौकरियां छीनी जा रही हैं? आपकी, बहुजन समाज की। ये जो शूद्र समाज है, SC ST OBC, इसका सब कुछ छीना जा रहा है। बाबा साहब द्वारा संविधान में जो व्यवस्था की गई, और उस संवैधानिक व्यवस्था के बाद जो आपको मिला, और उसके बाद आप धीरे धीरे यहां तक पहुंचे। कई लोग अध्यापक बने, कई लोग वकील बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े बड़े प्रोफेसर बने, साइंटिस्ट बने, हर क्षेत्र में गए। किसकी वजह से? वो व्यवस्था जो बाबा साहब ने संविधान में दी थी। लेकिन अब धीरे धीरे उसको छीना जा रहा है। बहुत कुछ छीन चुका है, थोड़ा बहुत ही रहा है, लेकिन हम आज भी समझने को तैयार नहीं है। तो जब उन्होंने हमें एक कैटेगरी में बांट दिया, तो हम एक पल के लिए कहते हैं चलो ठीक है आपने बांट दिया, तो क्या हमको जिन्हें बांटा है हमको इकट्ठा नहीं होना चाहिए? वर्ण व्यवस्था से उनको फायदा है, जाति व्यवस्था से उनको फायदा है, और इन दोनों से हमको नुकसान है। तो इस जाति व्यवस्था को तोड़ने की बात अगर करनी है तो कौन करेगा? और बात भी नहीं करनी, ये काम जाति व्यवस्था को खत्म करने का है, तो किसको करना है? ये आपको और हमें करना है। कैसे करना है? हम आपस में रोटी बेटी का नाता, एक आम शब्दों में जो कहते हैं, वो हम आपस में करें। आपस में कैसे करें? नाई, जाटव, धोबी, तेली, तमोली, खटीक, ये सारे जितने भी हैं सब मिलके आपस में शादी विवाह करो ना। क्यों जाटव जाटव में ही क्यों करे? वाल्मीकि वाल्मीकि में ही क्यों करे? धोबी धोबी में क्यों करे? नाई नाई में क्यों करे? आपस में क्यों नहीं करोगे? जब तक आपस में ये सारी चीजें नहीं करेंगे तब तक ये कुछ भी टूटने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं। इसको खत्म करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है शिक्षा। लेकिन आपसे आपकी शिक्षा लगातार छीनी जा रही है।
आज के समय में लोग पूरी तरह से अनपढ़ और गंवार बन जाएं, इनकी आने वाली पीढ़ी पढ़ ना पाए, इसकी सारी व्यवस्था कर दी गई है। मैं ये नहीं कह रहा की जा रही है, कर दी गई है। किसी भी हालत में आपको शिक्षा न मिल पाए, यह व्यवस्था कर दी गई है। और शिक्षा नहीं होगी तो आप या कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, तरक्की नहीं कर सकता, दुखों से मुक्ति नहीं पा सकता, संघर्ष नहीं कर सकता, अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकता। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है, पर शिक्षा आपसे छीनी जा रही है। नई शिक्षा नीति 2020, यहां तो बहुत सारे अध्यापक हैं तो आप सब जानते होंगे, 2020 की जो नई शिक्षा नीति आई है वो इसीलिए है ताकि शिक्षा इस पूरे समाज से छीन ली जाए और पूरी तरह से प्राइवेट कर दी जाए। और प्राइवेट में कितने लोग अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे आप सब समझते हैं। कितने लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बना पाएंगे, इंजीनियर बना पाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना पाएंगे। आप इस सारी चीजों को समझ सकते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस देश का जो बहुजन समाज है, 99% बहुजन समाज अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकेगा। लिख लीजिए आप, इसकी व्यवस्था बाबा साहब ने की थी, इसीलिए वो संविधान इस तरह से बनाया गया था ताकि संविधान के माध्यम से लोगों को उनके अधिकार मिल सके। और संविधान आज की तारीख में खत्म करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और अब तो सरकार की जो आर्थिक सलाहकार समिति है मोदी की, उसका जो मुख्य अध्यक्ष है, उसने घोषणा भी कर दी, बल्कि घोषणाएं नहीं करी, घोषणा तो उसने 1 साल पहले जून में करी थी 2022 में। अब तो उसने बाकायदा इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा है कि यह संविधान पुराना हो चुका है, इसको खत्म करके नए संविधान को बनाने और लागू करने की जरूरत है। और संविधान ऑफिशियली जो खत्म होगा तो आपके सारे अधिकार खत्म होंगे। आपका शिक्षा का अधिकार खत्म होगा, आपका रोजगार का अधिकार खत्म होगा, आप कोई भी चीज मांग सकें ये अधिकार खत्म होगा। क्योंकि वर्तमान में जो स्थिति है वो स्थिति यह है कि ये 120 से 125 करोड़ लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं और उसी व्यवस्था में भेजना चाहते हैं जो व्यवस्था इस देश में संविधान लागू होने से पहले थी। ये सारी स्थिति है। इसलिए जिम्मेदारी किसकी है साथियों? हमारी जिम्मेदारी है। मान्यवर साहब काशीराम जी ने यह काम बहुत अच्छी तरह से शुरू किया था। बहुत लोगों ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था साहब के साथ और लगातार काम किया था। दुर्भाग्यवश वो व्यवस्था बीच में कहीं खो गई, भटक गई और अब कुछ भी रहा नहीं। हमें यहां रुक नहीं जाना है, जो गया सो गया, हमें दोबारा से उस चीज को शुरू करना है। और ये सारी चीजें समझने की हमें जरूरत है। इन सारी चीजों को समझकर ही हम काम करें। साथियों, इंसान होने के नाते हर किसी का हक है कि एक इंसान को जीवन में सुख और शांति से रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, ज्ञानवान बनने के लिए, तरक्की करने के लिए जितने भी अधिकारों की जरूरत होती है, जिस वातावरण की जरूरत होती है, वो वातावरण उसे मिले। ये जिम्मेदारी परिवार में, परिवार के जो बड़े होते हैं उनकी, और समाज में जो लोग हैं, तो मुख्य लोग जो जागरूक लोग हैं, जो लोग चीजों को समझते हैं उनकी, और फिर इसके अलावा जो बड़ी जिम्मेदारी है वो है सरकार की, कि सरकार इस तरह से माहौल बनाए कि लोगों को उनके हक और अधिकार मिल सके। इसके लिए एक दस्तावेज तो संविधान बनाया गया। संविधान की प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग भारत को
एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को, कौन है नागरिक इस देश में जो पैदा हुए हैं, आप और हम सब नागरिक हैं, विदेशों के लोग नहीं। विदेशों में कोई आया है, उसने नागरिकता ले ली, वो एक नागरिक हो गया, लेकिन वो लोग नहीं, जो भारत के नागरिक हैं, यानी आप और हम, उनके लिए इसके समस्त नागरिकों को क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सबसे पहले शब्द क्या इस्तेमाल हुआ? सामाजिक। क्या है समाज? समाज व्यक्तियों का एक समूह है जिनकी अपनी एक विचारधारा है, जिनका अपना एक रहने सहने का तरीका है, जिनका अपना जो सामाजिक व्यवहार है वो कैसे है, उनका एक ढंग है, जिनका रहन सहन एक जैसा है, जिनका खान पीन लगभग एक जैसा है। यही तो समाज है, और क्या है? आप और हम ही तो समाज हैं। तो शब्द इस्तेमाल हुआ सामाजिक और फिर आर्थिक। आर्थिक मीन्स नौकरी हो, व्यापार हो, पैसा। आर्थिक मीन्स पैसा, या यूं कहें कि धन संपत्ति ये हो। क्यों जरूरी है? आप कोई भी काम करेंगे उसमें पैसे की जरूरत होती है, इसलिए सामाजिक के बाद में जो दूसरा शब्द आया आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और फिर राजनीतिक। इस सब को ठीक करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए राजनीतिक न्याय लोगों को मिल सके। क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये शब्द जो इस्तेमाल हुआ है न्याय, न्याय का मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के जो सही है, जो सच है, वही सामने आना चाहिए। आपको सामाजिक न्याय मिला? अभी तक नहीं मिला। आज भी हमारे साथ वही भेदभाव होता है, ऊंच नीच का, और इसी आधार पर हमारे सारे अधिकार छीने जाते हैं। होता नहीं होता है? सामाजिक न्याय आपको नहीं मिला। आर्थिक न्याय मिला आपको? नहीं मिला। आज की तारीख में इस पूरे समाज की स्थिति, ये यूं कहो कि बहुजन समाज की स्थिति, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, विशेषकर मुस्लिम समाज, और मुस्लिम समाज में भी माइनॉरिटी का वो हिस्सा जिसे गरीब मुसलमान, या आज के एक शब्द है उनके लिए पसमानदा मुसलमान, पसमानदा मुसलमान जिन्हें कहा जाता है, इनके साथ में आज तक कोई आर्थिक न्याय हुआ नहीं हुआ। आज भी जो हमारे देश की संसद है उसके हिसाब से 90% ये समाज ऐसा है जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, पढ़ने के लिए शिक्षा नहीं, कोई रोजगार नहीं। 90% समाज। और 73 साल संविधान को लागू हुए हो गए, सरकारें भी अलग अलग रही, प्रदेशों में भी अलग अलग सरकारें नहीं, हमारी सरकार भी रही, लेकिन न्याय हमें मिला? न सामाजिक न्याय मिला, न ही आर्थिक न्याय मिला। करता है। असली बात यह है कि क्या मन से आपको कोई सम्मान करता है? नहीं करता। आपको सच्चे मन से कुछ देना चाहता है? नहीं चाहता। अगर देना होता तो जो आरक्षण लागू किया था उस समय 15% शेड्यूल कास्ट का और 7.5% शेड्यूल ट्राइब्स का, और बाद में आके जो आरक्षण हुआ 25% ओबीसी का, ये अब तक तो मिल जाना चाहिए था, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन आज जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, जितनी भी सरकारी नौकरियां, जहां भी आरक्षण हो सकता है, वहां पर मात्र 9 से 10% तो एससी और एसटी का है और तकरीबन 9% ओबीसी का आरक्षण है। बाकी कहां है? बाकी कहां है? कौन खा रहा है उस बाकी को? लोगों को बताया जाता है, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, तुम्हारा सारा आरक्षण ये जाटव और चमार खा गए।
वाल्मीकि को कहा जाता है, धोबी को कहा जाता है, खट्टी को कहा जाता है। कभी वो लोग ये बात नहीं सोचते यार आखिर आज की स्थिति में है क्या। पहले तो ये बताओ 22.5% में से अगर केवल 9% ही भरा है या 10% ही भरा है तो बाकी का 12-13% कहां है? कहां है वो? दूसरे खा रहे हैं। वो लोग खा रहे हैं जो सत्ता को छोड़ना नहीं चाहते, वही लोग खा रहे हैं ना। तो क्या ये आरक्षण अगर आपको मिलता तो निश्चित रूप से कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति तो सुधरती, उनको तो आर्थिक न्याय जिसे हम कर रहे हैं, संविधान जिसकी बात कर रहा है, वो तो मिलता, लेकिन नहीं मिलना और अब उसको लगातार खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक इसी तरह से अगर आप देखें ओबीसी को, तो जो ओबीसी में इतनी बड़ी जातियां हैं, इतनी सारी जातियां हैं, हालांकि उनकी आबादी मंडल कमीशन के हिसाब से 52% थी, आरक्षण कितना दिया उन्हें? 27%। होना कितना चाहिए था? मान्यवर साहब काशीराम जी जो कहते हैं उनके हिसाब से है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, यही कहते हैं। तो लेकिन उनको दिया कितना गया? 27%। और उस 27% में भी आज की तारीख में 1990-91 में लागू हुआ था, उसके बाद आज कितना है? वो आज है मात्र 9%। और हायर एजुकेशन में ये जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं उनमें कहीं भी ओबीसी का 1 या 2% से ज्यादा नहीं है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का भी मात्र 3.5% है बस। और आईएएस जो टॉप के आईएएस है उनमें तो 0.5% भी नहीं है। यह है आपकी स्थिति कि इतने सबके बावजूद भी सरकार को जो काम करना चाहिए था वो काम सरकार ने नहीं किया। एक ने नहीं, किसी भी सरकार ने नहीं किया। तो हमें कहां से मिला? आर्थिक न्याय हमें नहीं मिला। और राजनीतिक न्याय आप इसको इसी तरह से समझ सकते हैं, आपके नेताओं की आज की तारीख में कोई कमी तो नहीं है। संसद में, लोकसभा में 131 आपके एमपी हैं, राज्यसभा में जबकि आरक्षण नहीं है पर फिर भी वहां करीब 15-20 एमपी वहां भी हैं आपके। मैं शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा हूं। अगर इसमें ओबीसी भी जोड़ दिया जाए तो उनकी संख्या आधे से अधिक पहुंच जाती है। अगर ओबीसी को भी जोड़ दिया जाए, इस पूरे बहुजन समाज को जोड़ दिया जाए, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी। और अगर आप विधानसभाओं में देखें तो विधानसभाओं में तकरीबन 4,500 के लगभग टोटल सभी विधानसभाओं में, देश में जितने भी राज्य हैं, ये जितने भी विधानसभाएं उनमें 4,500 के लगभग एमएलए हैं, एमएलसी हैं। उनमें भी आपके 1145 के आसपास एमएलए और एमएलसी आपके हैं। इसमें ओबीसी को भी जोड़ लिया जाए, यह संख्या भी आधे से अधिक पहुंच जाएगी। पर इनमें से आपको कोई नजर आता है समाज के लिए लड़ने वाला? अगर ये लड़ रहे होते तो कैडर मैं नहीं दे रहा होता, कैडर यही दे रहे होते और समाज बहुत आगे बढ़ गया होता, बहुत मजबूत हो गया होता। लेकिन इन सब के रहते हुए इनकी आंखों के सामने आपका सब कुछ लुट गया, बल्कि जो लूट रहे थे उनका साथ देने में भी हमारे लोग शामिल थे। मैं उदाहरण से बताता हूं, समझ में आए। आर्थिक आधार पर आरक्षण यह संविधान के विरोध में है। ये आरक्षण कोई गरीबी मिटाने का प्रोग्राम थोड़ा ही है। ये सम्मान और हिस्सेदारी देने का एक तरीका है कि समाज के वो वर्ग, वो लोग जिन पर हजारों साल से अत्याचार हुआ, जिनके अधिकारों को हजारों साल तक लूटा गया, उन अधिकारों को उस समाज को दे दिया जाए ताकि वो सम्मान से जी सके, अच्छी तरह से जी सके। इसी के लिए तो आरक्षण की व्यवस्था थी। तभी तो उसमें कहा गया कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन, यही शब्द इस्तेमाल है, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। लेकिन आर्थिक आधार पर संविधान
के विपरीत देश की संसद में आरक्षण का बिल लाया गया 10% का। किसके लिए? जिन्होंने अब तक सारे हक अधिकार हमारे और आपके लूटे हैं, जिनके पास सब कुछ है, उनको और देने के लिए, उन सवर्णों के लिए, जनरल समाज के लोगों के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण लाया गया। और जिस समय बिल पेश किया गया, हमारे ही समाज के एमपीओ ने उस बिल के पक्ष में वोट दिया। तो आप समझ सकते हैं कि जो आपके समाज के नेता हैं तथाकथित, वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, और उनके रहते सब कुछ लुटा है, तो क्या वो भरोसे के काबिल हैं? नहीं। पर राजनीतिक व्यवस्था है कहने के लिए, भाई संविधान के अनुसार जितना आरक्षण है उतने तो हमारे हैं, एमएलए भी हैं, एमपी भी हैं, पर हैं किसी काम के नहीं। समाज क्या करे? समाज अपनी स्थिति को कैसे मजबूत करे, कैसे ठीक करे? वो तो अपने मजे में मस्त हैं, अपने स्वार्थ में वो जो करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, और जिसकी भी गुलामी करनी है उन्हें वो गुलामी ही कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। पर वो अपने लिए है, आपके लिए कुछ नहीं है, समाज के लिए कुछ नहीं है, जिस समाज का वो हिस्सा है, जिस समाज की वजह से उन्हें आरक्षण मिला है। तो आपकी आर्थिक स्थिति जो संभल सकती थी, उसके रास्ते में सबसे बड़े रोड़े तो वही बन गए। लेकिन जहां तक राजनीतिक न्याय की बात है, कानून सम्मत संविधान के हिसाब से, तो आपको मिल गया। भाई आपको जितना आरक्षण चाहिए था, जितनी आपकी संख्या आरक्षण थी, आपके एमएलए एमपी हैं, यही है ना। पर हकीकत में राजनीतिक न्याय आपको मिला नहीं। कैसे नहीं मिला, अब मैं आपको ये बताता हूं। राजनीतिक न्याय आपको तब मिलता जब सरकार देश के संविधान के अनुसार जो उसे जिम्मेदारी दी गई है उन्हें वो निभाती, उन्हें वो पूरा करती। कहां है संविधान में जो सरकार की जिम्मेदारियां हैं? वो जिम्मेदारियां हैं संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत केवल सिद्धांत नहीं है कहने के लिए, नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार के लिए आदेश हैं। और आदेश क्या है कि राज्य कल्याणकारी राज्य का निर्माण करेगा। कल्याणकारी राज्य क्या होता है? कल्याण क्या होता? कल्याण होता है भला, लोगों को जो चीजें चाहिए एक अच्छे नागरिक के लिए जीवन जीने की, वो सुविधाएं उपलब्ध कराना, बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध कराना, ये जिम्मेदारी सरकार की है। और सरकार को वो जिम्मेदारी आपको देनी है। इसीलिए, और उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो जो देश के संसाधन हैं उनका सदुपयोग इस तरह से करेगी ताकि हर किसी को उसकी जीविका का साधन मिल सके। आदमी को जिंदा रहने के लिए रोजी रोटी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो या तो नौकरी दो, या रोजगार दो, या ऐसी व्यवस्था देश में कायम करो कि हर कोई अपनी रोजी रोटी कमा सके, रोजगार कमा सके। यही तो है ये व्यवस्था उसमें। लेकिन किसी भी सरकार ने यह व्यवस्था लागू नहीं की। सबको कहा गया है लेकिन किसी ने लागू नहीं की। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें किस धर्म के रास्ते पर चलने की शिक्षा दी थी? बताओ, क्या हम बौद्ध धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हम बौद्ध हुए? नहीं हुए। और उन्होंने अपनी जीवन की तमाम कोशिशों के बाद ये चाहा कि हम इस गंदगी से बाहर निकलें, हमारा अपना एक समाज हो, बहुत शिक्षित समाज हो, व्यवस्थित समाज हो, उन्नतशील समाज हो, उसका अपना एक धर्म हो। हमने बाबा साहब की बात नहीं मानी। तो जो रास्ता उन्होंने हमें बताया चलने के लिए, हम उस रास्ते पर नहीं चले। हमने बाबा साहब का केवल इस्तेमाल किया
अपनी झूठी शान बढ़ाने के लिए और उनके नाम पर रिजर्वेशन लेने के लिए। इसके अलावा हमने बाबा साहब की शिक्षाओं पर हम कभी नहीं चले। बस इतना ही काम हमने किया। अगर हम चलते उनके बताए रास्ते पर, हम कभी के मजबूत हो गए होते, पढ़े लिखा हमारा समाज हो गया होता। हम चंद लोग नहीं, पूरा समाज पड़ गया होता। 70 साल बहुत होती है, लेकिन हम उस रास्ते पर नहीं चले। हम किस रास्ते पर चल रहे हैं? हमारा है क्या? आपने कभी सोचा आपका है क्या? जिस धर्म को मानते हो वो धर्म आपका नहीं है। वो धर्म, उसकी सारी व्यवस्था आपको गुलाम बनाने की व्यवस्था है। अगर वो आपका होता तो आपको गुलाम बनाने की व्यवस्था क्यों बनाता? वो आपके सारे अधिकार छीनने की व्यवस्था क्यों बनाता? वो उस धर्म में जिन्होंने बनाया, जो अधिकार उनको थे वही अधिकार तो आपको भी मिलने चाहिए थे। वो अधिकार तो नहीं मिले, बल्कि वो तो बहुत स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि शूद्र का काम केवल और केवल इस वर्ण व्यवस्था में जो तीनों वर्ण हैं उनकी सेवा करना है। अगर इस बीच में हमारे महापुरुष नहीं आए होते, और उनमें भी सबसे ज्यादा अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं आए होते, संवैधानिक व्यवस्था उन्होंने नहीं की होती, तो आज भी हम पे वही सारी चीजें थोपी जा रही होती, हमारे लिए वही काम होता, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो वो जो धर्म जिसे हम मानते किसका है? उनका, हमारा तो नहीं है। तो जब तुम्हारा नहीं है तो तुम छोड़ क्यों नहीं देते उसे? यही तो बाबा साहब ने कहा था, यही तो आपके लिए रास्ता दिखाया था कि मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं कि आप सारे के सारे बौद्ध हो जाओ। और बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि धर्मांतर क्यों, किस लिए हमें धर्म, ये धर्म का परिवर्तन करना चाहिए, हमें बौद्ध धर्म में दीक्षित क्यों होना चाहिए। बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया, समझाया, हर बात को समझाया, पर हम न जानना चाहते, न पढ़ना चाहते, न सुनना चाहते हैं। यहां कितने ही तो अध्यापक हैं, कितने ही यहां एडवोकेट बैठे हैं, फौज से रिटायर्ड भी यहां 4-5 साथी बैठे हैं, यहां स्टूडेंट बैठे हैं, मैनेजर बैठे हैं बैंक के, सरकार में कई जगह काम किए हुए अधिकारी बैठे हैं। सभी तरह के तो लोग हैं। हम सब लोग अगर ईमानदारी से काम करें, निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन दिखेगा, बशर्ते पहले हम ईमानदार हों और उसके बाद में हम समाज को ये बात कहें। पहले हम प्रशिक्षित हों और उसके बाद में फिर हम समाज को प्रशिक्षित करें। जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ भी बदलाव होगा नहीं, करने से होगा। अब मैं आपको आंकड़ों में बताने की कोशिश करूंगा, तो आपको आंकड़ों से चीजें समझ में आएंगी कि ये सब है क्या, सारी हकीकत क्या है। तो इसमें पहले आपको समाज के आंकड़े दूंगा, उसके बाद में किस तरह से दुर्गति हुई है, कहां कहां क्या क्या है, उसके आंकड़े दूंगा, तो आपको कुछ चीजें क्लियर होगी कि है क्या गोलमाल। तो साथियों, जिस सामाजिक व्यवस्था में हम जीते हैं, ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, इस वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मण समाज की संख्या है वो 3.5% के आसपास है। 3.5%। जो क्षत्रिय समाज है उसकी संख्या लगभग 6-6.5% के आसपास, 6.5%। और जो इसमें आपका वैश्य समाज है, इसकी संख्या 5% के आसपास है। तो ये कुल मिला के जो हो जाता है वो 15%। हम इसी को मानते हैं कि 15% आबादी है। भारत की आज की जो जनसंख्या बताई जा रही है वो 140 करोड़ बताई जा रही है। तो 140 करोड़ में से 15 करोड़, आप गणित लगाइए कितना हो गया, 15 चौका 60, 6 करोड़ वो हो गया, और 15 करोड़ ये 6, यानी 21 करोड़। मतलब 20 से 21 करोड़ की कुल आबादी 140 करोड़ में से इन तीनों की है, जो वर्ण व्यवस्था में बंधे हुए हैं, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से काम करते हैं।
और इसमें जो चौथा वर्ण है, जो शूद्र वर्ण है, बाकी सारी संख्या उसकी है। मतलब 140 में से 20 करोड़ आप निकाल दीजिए तो 120 करोड़ की आबादी किसकी है? हमारी। इस 120 करोड़ की आबादी में से जो एससी, एसटी और ओबीसी समाज है, इनमें भी जो सबसे गरीब समाज है, जो सबसे पिछड़ा हुआ समाज है, बुरी स्थिति में जो है, उसकी संख्या हमारे देश में 67% है। 67%। उसके पास में संसाधन कितने हैं? जो संसाधन उसके पास में है मात्र 6%। यानी 67% आबादी, 6% जो संसाधन है उसमें जिंदा रहती है सिर्फ। और जो 15% आबादी है, जो 20 करोड़ की आबादी है, उसके पास में इस देश की 93% यानी 93% संपत्ति उनके हाथ में है। 93% संपत्ति। ये यहां संपत्ति का हिसाब किताब और बंटवारा है। अगर मोटे मोटे शब्दों में हम लोग समझते हैं और जो कानूनी आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े हैं, उनसे आप समझो तो सरकार के हिसाब से इस देश में 10% लोग, मात्र 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास इस देश की 90% संपत्ति है। 10% लोगों के पास। और बाकी जो 90% लोग हैं उनके पास इस देश की 10% संपत्ति है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। इसको ऐसे समझें और समझ में आ जाएगी कि मानो 100 लोग हैं और 100 ही रोटियां हैं, तो न्याय यह है कि हर एक व्यक्ति को एक रोटी मिलनी चाहिए, तब तो है न्याय। लेकिन यहां हो क्या रहा है कि यहां 10 लोगों के पास तो 90 रोटियां हैं और 90 लोगों के पास में 10 रोटियां हैं। तो आप अन्याय का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना बड़ा अन्याय हो रहा है और हम उस अन्याय को चुपचाप देख रहे हैं, सह रहे हैं। मतलब मैं कोशिश करता हूं आपको बिल्कुल साधारण भाषा में समझाने की, ताकि आपको समझ में वो चीजें आ जाएं। क्योंकि जब तक ये चीजें पता नहीं लगेंगी तब तक आप ये नहीं निर्धारित कर पाओगे कि हमें करना क्या है, किसके लिए करना है। इसलिए मैं वो भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसको और समझो आप। जो आज के सरकारी आंकड़े हैं, इन सरकारी आंकड़ों में पिछले 10 साल में जो देश में गरीबी की रेखा से नीचे जो जीवन जीते हैं उनकी संख्या में 23 करोड़ लोगों की वृद्धि हो गई है। 23 करोड़। जो सरकारी आंकड़े थे हम उन्हीं को लेकर चल रहे हैं। उन सरकारी आंकड़ों में 10 साल पहले 18 करोड़ के लगभग लोग इस देश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीते थे, और आज की तारीख में जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं 41 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीते हैं। अब ये गरीबी की रेखा क्या है, इसको आप समझो। आप मैंने कह तो दिया गरीबी की रेखा है क्या, इसको समझो आप। गरीबी की रेखा है कि सरकार मानकर चलती है कि एक व्यक्ति अगर गांव में रहता है और 28 रुपए तक कमा लेता है, वहां तक वो गरीबी की रेखा में। 28 रुपए प्रतिदिन। 28 रुपए समझ रहे हैं आप? 28 रुपए में अगर आप कहीं जाओगे तो 3 चाय नहीं आएंगी। वो इतना सा कब्जे हो गया, इतना सा, वो वाला नहीं, इतना सा। कुल्हड़ में लोगे तो 20 रुपए की चाय है।
इतना पैसा जो व्यक्ति कमाता है वहां तक गरीबी की रेखा है। अगर वो 28 रुपए 1 पैसे कमा लेता है तो वो गरीबी की रेखा से बाहर निकल गया। आप समझ रहे मेरी बात? सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा। पहले मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर राजाराम भारती साहब का और उनकी पूरी टीम का, श्यामवीर जी का और आप सबका। आपने इस काबिल समझा मुझे कि मैं आपके बीच में आके जो मेरा छोटा सा ज्ञान है, जो मेरी छोटी सी समझ है, उसे आपके बीच में साझा करूं, आपके बीच में बांटने का, आपको बताने का प्रयास करूं। तो जो सम्मान आपने मुझे दिया है, जिस काबिल आपने मुझे समझा है, मैं दिल से आपका आभारी हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। जीवन में कभी भी समाज के लिए मेरी जहां भी जरूरत पड़ेगी, मैं हर समय आपको उपलब्ध रहूंगा, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। जिन महापुरुषों ने समाज के लिए काम किया, ये जाने बिना कि उसका लाभ किस किस को मिलेगा, और उन्हीं के शुभ कर्मों की बदौलत आज मैं उसका लाभ लेते हुए पढ़ लिख कर वकील बना और देश की सबसे बड़ी अदालत में वकालत करता हूं। शान से जीता हूं, सच कहने में डरता झिझकता नहीं, क्योंकि मेरी तमाम ताकत का स्रोत अगर कुछ है तो तथागत बाबा साहब और इस बहुजन समाज में जन्मे संत और महापुरुष हैं, और आप सब जिनका प्यार मुझे मिलता है। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। नमो बुद्धाय। जय भीम।